15 नवंबर 2000। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये तो भारत के नक्शे पर एक नई पहचान के उभरने का दिन है, झारखंड राज्य के जन्म का प्रतीक। बिल्कुल, एक बहुत अहम दिन। हाँ, और आज हमारे सामने जो दस्तावेज और लेख हैं, वो हमें इस राज्य के बनने के पीछे की एक, कह सकते हैं, लंबी, गहरी और अक्सर अनदेखी सी कहानी की तरफ ले जाते हैं। सही कहा। ये कोई रातों रात हुआ राजनीतिक फैसला तो नहीं था, बल्कि ये दशकों तक चली आकांक्षाओं, संघर्षों और हाँ, बलिदानों का भी नतीजा था। बिल्कुल, दशकों का संघर्ष। तो आज हमारा इरादा है इन्हीं स्रोतों की रोशनी में झारखंड के निर्माण की इस पूरी यात्रा को समझना। मतलब वो कौन से अहम पड़ाव थे, किन आवाजों ने इस सपने को जिंदा रखा, और वो कौन सी चिंगारी थी जिसने आखिरकार इसे हकीकत में बदल दिया। चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। झारखंड की मांग, जैसा आपने कहा, ये अचानक से नहीं आई थी। इन स्रोतों को जब हम खंगालते हैं तो ये साफ दिखता है कि इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। अंग्रेजों के जमाने तक? हाँ, शायद उससे भी पहले के सामाजिक आर्थिक ताने बाने तक जाती हैं। देखिए, जो दस्तावेज हमारे पास है वो इशारा करते हैं कि जिसे हम आज झारखंड कहते हैं, उस भूभाग में बाहरी ताकतों, चाहे वो जमींदार हों या फिर बाद में ब्रिटिश राज, अच्छा, उनके द्वारा किए जा रहे शोषण और अन्याय के खिलाफ आदिवासियों का प्रतिरोध बहुत पहले शुरू हो गया था। ये कोई नई बात नहीं थी। ये जमीन, ये जंगल, ये पहाड़, कह सकते हैं कि एक लंबे संघर्ष के गवाह रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं थी शुरू में, बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई थी जो वो सुलग रही थी। हाँ, और इसी प्रतिरोध की जमीन पर एक ऐसा नाम उभरता है जो आज भी मतलब झारखंड की आत्मा से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा। बिल्कुल, भगवान बिरसा मुंडा। हाँ, भगवान बिरसा। 1890 के दशक का उनका उलगुलान या महान विद्रोह, इन स्रोतों के मुताबिक वो महज एक हथियारबंद बगावत नहीं थी। नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, इसे आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और आत्मसम्मान की शायद पहली संगठित और ताकतवर पुकार कहना वो ज्यादा सही होगा। बिल्कुल सही, पहली संगठित आवाज। आज भी उन्हें भगवान बिरसा का दर्जा दिया जाता है। क्यों? खैर, जानकारी यही मिलती है कि उन्होंने उस दौर में जब आदिवासी समाज गहरे आत्मसंदेह और शोषण से जूझ रहा था, उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया। एकजुट किया। हाँ, एकजुट किया और अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज का सपना दिखाया। ये महज इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जिसकी गूंज आज भी उस क्षेत्र की राजनीति और संस्कृति में सुनाई देती है। सही बात है। उन्होंने आत्मसम्मान की जो राह दिखाई वो कभी धुंधली नहीं हुई। आपने बिल्कुल सही संदर्भ जोड़ा। और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो इस क्षेत्र के लोगों में, जैसा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है, एक नई और कह सकते हैं प्रबल उम्मीद जगी। अच्छा, किस तरह की उम्मीद? उन्हें लगा कि आजाद भारत में उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, उनकी भाषाएं और सबसे जरूरी उनके जल, जंगल, जमीन जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है, उन पर आधारित एक अलग प्रशासनिक इकाई बनेगी, एक अलग राज्य बनेगा। ये उम्मीद देखा जाए तो बहुत स्वाभाविक भी थी। हाँ, लगती तो है। और इसी उम्मीद को एक राजनीतिक शक्ल देने के लिए हमें पता चलता है कि 1950 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ। अच्छा, आजादी के फौरन बाद ही? हाँ, बिल्कुल। ये आजादी के बाद इस मांग को संगठित रूप से राष्ट्रीय पटल पर रखने की पहली बड़ी कोशिश थी। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने आंदोलन को एक नई दिशा दी। और इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा। इनके बारे में वैसे एक दिलचस्प बात इन स्रोतों में मिलती है। हाँ, ये सिर्फ एक करिश्माई नेता ही नहीं थे जी, बल्कि 1928 में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, एक ऑक्सफोर्ड शिक्षित आदिवासी नेता जिन्होंने संसद में खड़े होकर बड़ी बेबाकी से कहा था, जैसा कि कुछ रिकॉर्ड बताते हैं, आप हमें जंगली कह सकते हैं लेकिन हम अपनी अलग पहचान चाहते हैं, हम झारखंडी हैं। उनका ये बयान उस वक्त की संसद में गूंजा था। जाहिर है बहुत बड़ी बात थी उस समय ये कहना। बहुत बड़ी बात, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज नक्शे पर लकीरें नहीं खींच पाई। हाँ, दुर्भाग्य से। तत्कालीन केंद्र सरकार ने, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और वो प्रशासनिक तर्कों का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। तर्क ये दिया गया कि भाई इतने छोटे छोटे भाषाई या सांस्कृतिक आधार पर राज्य बनाना
शायद राष्ट्रीय हित में नहीं है। हाँ, यही तर्क दिया गया था। ये एक बड़ा झटका था और यहीं से संघर्ष का एक नया, शायद और ज्यादा जटिल और लंबा दौर शुरू हुआ। हाँ, और इस अस्वीकृति के बाद 1960 और 70 के दशक में स्थिति और भी, आप कह सकते हैं, पेचीदा हो गई। एक तरफ इन स्रोतों से पता चलता है कि इस खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। डेवलपमेंट। हाँ, खदानें खुली, बड़े बड़े कारखाने लगे, बांध बने, विकास की एक लहर सी दिखाई दी। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए थी। हाँ, होनी चाहिए थी, लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी था जिस पर स्रोत काफी जोर देते हैं। इस विकास की कीमत अक्सर स्थानीय लोगों, खासकर आदिवासियों और मूलवासियों को चुकानी पड़ी। ओह, मतलब विस्थापन। बिल्कुल। बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, लोगों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी, जंगल उनसे छिन गए, और जो रोजगार पैदा हुए भी, उनमें भी उन्हें वो उचित हिस्सेदारी नहीं मिली। अच्छा। जानकारी के अनुसार विकास ऊपर से आया, लेकिन उसकी जड़ें स्थानीय समाज में गहरी नहीं हो पाईं। तो ये जो विरोधाभास था कि हमारी ही जमीन पर हमारे ही संसाधनों से विकास हो रहा है, लेकिन हम ही हाशिए पर धकेले जा रहे हैं, इसने जबरदस्त असंतोष पैदा किया। हाँ, ये तो समझ आता है। लोगों में ये भावना घर करने लगी कि दिल्ली में बैठी सरकारें उनके हितों की अनदेखी कर रही हैं। इसी असंतोष ने अलग राज्य के आंदोलन की आग को और हवा दी, उसे और ज्यादा जरूरी बना दिया। और इसी बढ़ते असंतोष और वो छले जाने की भावना के बीच 70 के दशक में नए नेताओं और नए संगठनों का उदय हुआ। जी। यहाँ हमें शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ए.के. रॉय जैसे नामों का जिक्र मिलता है, जिन्होंने मिलकर 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन किया। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल, ये आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय था। जेएमएम की खासियत ये थी, जैसा इन दस्तावेजों से उभरता है, कि उन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ पढ़े लिखे तबके या राजनीतिक बहसों तक सीमित नहीं रखा। नहीं, वो इसे जनता तक ले गए। हाँ, वो इसे गांव-गांव, टोले-टोले, जंगल, पहाड़ तक ले गए। उन्होंने इसे सिर्फ अलग राज्य की मांग तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे सूदखोरी, महाजनी प्रथा, भूमि हस्तांतरण और सामाजिक शोषण के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई बना दिया। सही। और इसी दौर में वो नारा गूंजा जिसने आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी, झारखंड हमुआ, डाकू दीकू सेनुआ। झारखंड हमारा है, बाहरी शोषक जाएं, और साथ ही हमारा संसाधन, हमारा अधिकार। हाँ, ये नारे बहुत शक्तिशाली साबित हुए। ये महज नारे नहीं थे, ये उस गहरे दर्द, गुस्से और अपनी नियति को अपने हाथ में लेने की तीव्र इच्छा की अभिव्यक्ति थे, जो कह सकते हैं दशकों से दबी हुई थी। बिल्कुल, ये नारे आंदोलन की पहचान बन गए और उन्होंने विभिन्न आदिवासियों और गैर आदिवासी शोषित समुदायों को एक साझा मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाई। अब ये लड़ाई सिर्फ रांची या दिल्ली की नहीं रही, ये गांव की पगडंडियों और खेतों तक पहुंच गई थी। फिर 1980 और 90 के दशक में ये आंदोलन और तेज हुआ। बंद, हड़तालें, प्रदर्शन, दिल्ली तक मार्च, मतलब आंदोलन ने हर रूप अपनाया। दिल्ली तक पहुंच गया आंदोलन। हाँ, दिल्ली तक। कई बार संसद में अलग राज्य बनाने के लिए विधेयक लाने की कोशिशें हुई, जैसा कि रिकॉर्ड बताते हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण वो ऐसे थे कि बात बन नहीं पा रही थी। क्या दिक्कतें आ रही थी? कभी बहुमत का अभाव था, कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखती थी। मामला लगातार टलता रहा। ये वो दौर था जब झारखंड के लोगों का धैर्य शायद जवाब देने लगा था, लेकिन उम्मीद वो अभी बाकी थी। और फिर यहाँ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव का जिक्र मिलता है। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। अच्छा, वाजपेयी सरकार। हाँ, और उनकी पार्टी भाजपा सैद्धांतिक रूप से छोटे राज्यों के गठन की पक्षधर रही थी। हाँ, ये तो उनकी विचारधारा में था। बिल्कुल। तो इस बदलाव ने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए एक, कह सकते हैं, अनुकूल राजनीतिक माहौल तैयार कर दिया। ये वो निर्णायक मोड़ था जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। और फिर वो लम्हा आया जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। आखिरकार पहले बिहार विधानसभा ने राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव पास किया, और फिर 2 अगस्त 2000 को भारतीय संसद ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दे दी। ऐतिहासिक क्षण था वो। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानून का पास होना नहीं था, ये तो पीढ़ियों के संघर्ष की जीत का ऐलान था। सही कहा। और आखिरकार वो तारीख मुकर्रर हुई 15 नवंबर 2000। खास बात यह है कि ये दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का भी है। हाँ, ये बहुत प्रतीकात्मक था। बिल्कुल, इसी शुभ दिन झारखंड आधिकारिक तौर पर बिहार से अलग होकर भारत के नक्शे पर 28वें राज्य के रूप में उभरा। ये एक सच में ऐतिहासिक क्षण था, भावनाओं से भरा हुआ।
जैसा कि जानकारी मिलती है, बाबूलाल मरांडे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और रांची को नई राजधानी बनाया गया। जी। ये महज प्रशासनिक फेरबदल नहीं थे, ये उन लाखों लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों और उनके दशकों लंबे संघर्ष का प्रतीक थे। बिल्कुल। जिन्होंने एक अलग पहचान और अपने संसाधनों पर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन स्रोतों को पढ़ते हुए उस क्षण की अहमियत का अंदाजा लगता है। निश्चित रूप से राज्य बनने के साथ उम्मीदें तो आसमान पर थीं। एक नई सुबह की आशा थी, जैसा कि इन दस्तावेजों में झलकता है। हाँ, स्वाभाविक है। लोगों को लगा कि अब नीतियां यहीं बनेंगी, उनके हिसाब से बनेंगी। अब उनके क्षेत्र का विकास उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। स्वशासन यानी अपना शासन की भावना वो बहुत प्रबल थी। अब वो अपनी नियति के मालिक खुद होंगे। तो क्या ये उम्मीदें पूरी हुईं? पिछले लगभग 2.5 दशकों में क्या हुआ? देखिए, अगर हम पिछले लगभग 2.5 दशकों को देखें तो ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं। इन स्रोतों में इस बात का उल्लेख है कि झारखंड ने कई क्षेत्रों में प्रगति तो की है। जैसे कि भारी उद्योग, खनन, बिजली उत्पादन में ये देश का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना है। जमशेदपुर, बोकारो, रांची जैसे शहर औद्योगिक और शैक्षिक हब के रूप में उभरे हैं। हाँ, ये नाम तो सुनते हैं हम। जी। खेल, खासकर हॉकी और तीरंदाजी में, और अपनी समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति के जरिए भी राज्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ये तो सकारात्मक पहलू हुए। हाँ, ये सकारात्मक पहलू है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है और स्रोत इसे नजरअंदाज नहीं करते। राज्य बनने के बाद भी कई पुरानी चुनौतियां वो जस की तस बनी हुई हैं, बल्कि कुछ मामलों में शायद और बढ़ी हैं। अच्छा। जैसे कि दस्तावेज बताते हैं कि व्यापक बेरोजगारी वो एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण आज भी बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। पलायन की समस्या अभी भी है। हाँ, वो बनी हुई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे, संसाधनों का जो असमान वितरण है और कुछ क्षेत्रों में आज भी जारी विस्थापन की समस्याएं, ये सब विकास के रास्ते में बड़ी बाधा बनी हुई हैं। और नक्सलवाद ने भी राज्य के विकास को काफी प्रभावित किया है। तो कह सकते हैं कि उम्मीदें पूरी तरह से साकार नहीं हुई हैं। ये भी एक हकीकत है जिसका जिक्र इन स्रोतों में मिलता है। एक तरह से कहें तो संघर्ष अभी एक अलग रूप में जारी है। तो ये पूरी कहानी, जैसा हमने इन स्रोतों के माध्यम से परत दर परत खोलने की कोशिश की, ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचने या एक नया प्रशासनिक ढांचा बनाने भर की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है सदियों पुराने शोषण के प्रतिरोध की। बिरसा मुंडा के उलगुलान से लेकर जयपाल सिंह मुंडा की हुंकार तक, शिबू सोरेन के जन आंदोलन से लेकर बाबूलाल मरांडी के शपथ ग्रहण तक। ये दशकों के अटूट संघर्ष, गजब की एकता और सबसे बढ़कर अपनी पहचान और आत्मसम्मान को हासिल करने की लड़ाई की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद इसका सबसे बड़ा सबक जो इन दस्तावेजों से उभरता है वो ये है कि अगर किसी समुदाय का संकल्प दृढ़ हो, अगर अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा हो, तो पीढ़ियों पुराना सपना भी हकीकत बन सकता है। हाँ, ये प्रेरणा देता है। बिल्कुल। 15 नवंबर 2000 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये झारखंड की अदम्य आत्मा की वो पुकार है जिसे आखिरकार देश ने सुना। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। अगर हम इस पूरी यात्रा के मूल तत्व को पकड़ें तो ये दो, कह सकते हैं, ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही है, पहचान और संसाधनों पर अधिकार। हाँ, ये बात बार बार आई। हाँ, वो नारा, हमारा संसाधन हमारा अधिकार, ये महज एक राजनीतिक नारा नहीं था, ये आंदोलन की आत्मा था। जैसा कि हमने देखा, यही भावना शोषण के खिलाफ पहले विद्रोह से लेकर राज्य बनने तक लगातार मौजूद रही। और यहीं पर हमारे लिए इन स्रोतों के आधार पर एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। क्या प्रश्न? आज जब हम झारखंड की मौजूदा चुनौतियों को देखते हैं, जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में भी है, जैसे बेरोजगारी, पलायन, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या, तो सोचने वाली बात यह है कि जिस संघर्ष ने इस राज्य को जन्म दिया, जिसकी बुनियाद ही पहचान और संसाधनों पर अधिकार थी, उस संघर्ष के आदर्श, उसके सबक आज इन नई चुनौतियों से निपटने में किस तरह मददगार हो सकते हैं। अच्छा, ये गहरा सवाल है। हाँ, क्या वो मूल भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? ये सवाल हमें उन स्रोतों के गहरे विश्लेषण से मिलता है जिन पर हमने आज ये चर्चा की, और शायद यही आगे सोचने की दिशा भी देता है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24
आपका अपना चैनल।